जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हमने जैसा कि आपको मालूम है कि एमपी की एक नई सीरीज हमने स्टार्ट की थी। उस सीरीज में हमने एमपी को बहुत मैप के द्वारा या तो पूरा मैपिंग के द्वारा अपन पढ़ रहे थे, बहुत मतलब प्रैक्टिकली उसको पढ़ना चाह रहे थे। तो हम डेली काम करते हैं कि 5 से 10 मिनट में हम पहले एक बार मैप बनाते हैं, मैप को सीखते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें आपके मध्य प्रदेश के बारे में बात कर ली है कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे हुआ। फिर उसके बाद हमारी कौन कौन सी राजधानियां हैं, हमारे राज्य की प्रतीक कौन कौन से, राज्य की चिन्ह क्या है, राज्य की पशु क्या है, राज्य की पक्षी क्या है, राज्य की मछली क्या है। ये सब सारी चीज़ें हमने पिछली क्लासेस में बात कर चुके हैं। ठीक है, उसी को हम कंटिन्यू आगे करेंगे। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को जरूर लाइक कर दिया करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको यूट्यूब पे क्लासेस मिल रही हैं। आप कोई सी विज्ञान के क्वेश्चन उठाइए, जहां भी अपन जितना कर चुके हैं वहां से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत ध्यान से अपन कर रहे हैं और ये पूरा मध्य प्रदेश हम पूरे मैप से ही पढ़ेंगे। विदाउट मैप के हम इस मध्य प्रदेश को पढ़ने वाले नहीं है। ठीक है, इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। चलिए, तो हम देख लेते हैं एक बार आपकी पुरानी वही बातें, हम जो डेली काम करते हैं उसी वक्त के बारे में बात करते हैं कि हमारा कौन सा जिला कहाँ पास है। तो एक अपना भिंड यहाँ पास आता है, फिर बगल में मुरैना आता है, मुरैना के बगल में आपका यहाँ श्योपुर आता है, शिवपुर के बगल में ग्वालियर, फिर बड़ा वाला सबसे बड़ा शिवपुरी आता है, दतिया आता है, फिर इधर गुना आता है, फिर इधर आपका अशोकनगर आता है। ठीक है, इतना हमने बात किया। फिर यहाँ पास आप जाओगे तो निवाड़ी आएगा, टीकमगढ़ आएगा, निवाड़ी आ गया, टीकमगढ़ आ गया, फिर इधर छतरपुर आ गया। छतरपुर के बगल में जाओगे बेटा पन्ना, पन्ना के बगल में सतना, सतना के बगल में रीवा, सिंगरौली कौन सा आएगा, यहाँ पास सिंगरौली आएगा, सिंगरौली के बगल में सीधी आता है, सीधी के नीचे शहडोल आता है, शहडोल के बगल में यहाँ उमरिया आता है, उमरिया के बगल में अनूपपुर आता है। फिर आओगे डिंडोरी, फिर आते हो मंडला, फिर आपको बालाघाट। ठीक है, डिंडोरी मंडला बालाघाट, फिर सिवनी आते हैं, सिवनी के ऊपर जबलपुर आता है, जबलपुर के ऊपर कटनी आता है। यहाँ आएंगे छिंदवाड़ा आएगा, छिंदवाड़ा के ऊपर नरसिंहपुर आता है, छिंदवाड़ा के बगल में लेफ्ट में जाएंगे बैतूल आएगा, बैतूल के ऊपर नर्मदापुरम, जिसका नाम अभी नर्मदापुरम हो गया होशंगाबाद। ठीक है, फिर हरदा, खंडवा, फिर नीचे आता है बुरहानपुर। ठीक है, ये हो गए। फिर आप और बगल में जाएंगे, यहाँ खरगोन आएगा, फिर यहाँ बड़वानी आती है, बड़वानी के ऊपर एक बड़ा सा जिला आता है धार, फिर बगल में अलीराजपुर, फिर झाबुआ, फिर यहाँ पास इसको आप पहले यहाँ से काम करिए, ऊपर में आता है नीमच, मंदसौर, रतलाम। ठीक है, फिर इधर आएंगे आगर मालवा, फिर राजगढ़, फिर मैंने आपको बताया था भोपाल पे चले जाओ, भोपाल हो गया, भोपाल के ऊपर विदिशा, बगल में सागर, सागर दमोह। ठीक है, फिर आप भोपाल के राइट साइड में देखेंगे रायसेन, नीचे देखेंगे सीहोर आएगा, बगल में शाजापुर, फिर इधर उज्जैन, इंदौर, देवास लाइन से लगे हुए हैं। ठीक है, ये आपके कितने जिले हो गए, ये आपके टोटल हो गए 52। कितने हो गए, 52 जिले हो गए। अब हमारे पास कितने बचे हैं, अभी हमारे पास 3 और बचे हुए हैं, ये आ गए 52। अब 3 कहाँ कहाँ है, तो आपको बताया था एक हमारा यहाँ से कटता है जिसका नाम है मऊगंज, रीवा जिले से अलग हुआ जिसका नाम पड़ा है मऊगंज। ठीक है, फिर आप सतना में जाएंगे तो सतना के नीचे वाले भाग से शारदा मैया वाला एरिया जिसको मैहर बोलते हैं, मैहर जिला कट गया, और एक आपका छिंदवाड़ा कटता है जिसका नाम यहाँ पांडुरना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा पूरे 55 जिले हो गए। 52 प्लस 3 कितने हो गए बेटा, 55 जिले आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसको हम एक ब्लैंक मैप में भरने की कोशिश करते हैं, ब्लैंक मैप के थ्रू इसको सीखते हैं। ठीक है, डेली 5 से 7 मिनट इस पे हम काम करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ये आप 10 क्लास लगातार बनाइए मैप, फिर बताइए क्या मजा आता है पढ़ने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अब अपना भरने का स्टार्ट करते हैं, कैसे भरना है, कहाँ पास कौन सा जिला भरना है। तब आपको याद रखना है, ये आपका यहाँ आता है भिंड, भिंड आ गया, भिंड के बगल में यहाँ मुरैना, मुरैना के बगल में यहाँ आता है बेटा श्योपुर। ठीक है, भिंड मुरैना श्योपुर आ गया। यहाँ पास आता है ग्वालियर, ग्वालियर के नीचे यहाँ पास आता है दतिया, यहाँ पास बड़ा वाला जिला मैंने आपको बताया था शिवपुरी आता है। ठीक है, शिवपुरी आ गया। यहाँ आता है आपका गुना, और यहाँ पास आता है आपका अशोकनगर। जैसा सीक्वेंस बताता हूँ उसी सीक्वेंस में याद करोगे, जल्दी याद होता है। फिर यहाँ पास 2 भाग आता है, एक आता है निवाड़ी, निवाड़ी, और एक बगल में आता है टीकमगढ़। कौन सा आता है बेटा, टीकमगढ़। फिर बगल में जाएंगे आपका छतरपुर आएगा, छतरपुर, इधर आता है पन्ना, पन्ना के बगल में जाते हैं तो यहाँ आता है सतना, सतना के बगल में जाएंगे यहाँ का रीवा, सबसे पूर्व में आएगा यहाँ सिंगरौली, सिंगरौली,
और सिंगरौली के जस्ट बगल में जाएंगे, यहाँ आएगा सीधी। ठीक है, सिंगरौली सीधी आ गया। यहाँ आता है आपका शहडोल, यहाँ आता है आपका अनूपपुर। ठीक है, और इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ आता है शहडोल के अंदर उमरिया। फिर आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पास मिलेगा डिंडोरी, डिंडोरी। ठीक है, फिर यहाँ पास आपको मिलेगा मंडला। मंडला के आप नीचे जाएंगे, यहाँ आएगा बेटा बालाघाट। कौन सा आएगा? बालाघाट। बालाघाट के बगल में जाते हैं आपका आता है सिवनी। सिवनी के ऊपर जाएंगे आपका आएगा जबलपुर। कौन सा आएगा? जबलपुर। जबलपुर के ऊपर जाते हैं आपका आता है कटनी। आपको बाकी मैं संभाग भाई अलग से याद करा दूंगा, बट इतनी चीजें थोड़ा आपको ध्यान देना। ऊपर में आता है छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के ऊपर में आता है नरसिंहपुर, नरसिंहपुर। फिर आप इधर जाते हैं तो आपका आता है बैतूल। बैतूल के ऊपर आता है होशंगाबाद, जिसका नाम पड़ चुका है नर्मदापुरम। ठीक है, फिर आप बगल में जाएंगे, यहाँ आएगा हरदा। हरदा के यहाँ पास आएंगे खंडवा। और सबसे नीचे कौन सा आता है? बुरहानपुर आता है। सबसे दक्षिण में कौन आता है बेटा? बुरहानपुर आता है। चलिए, बुरहानपुर आ गया। अब बुरहानपुर के बगल में अगर आप खंडवा के बगल में जाते हैं तो यहाँ आता है खरगोन। पूर्वी निमाड़ पश्चिमी निमाड़ वाला एरिया आ गया। यहाँ पास आ जाता है सबका आपका, यहाँ पास कौन सा आएगा? यहाँ पास खरगोन। फिर यहाँ पास बड़वानी, बड़वानी आ गया। यहाँ आ गया बेटा अलीराजपुर, अलीराजपुर। और यहाँ पास आ गया आपका धार। कौन सा आ गया? धार। अलीराजपुर हो गया, धार हो गया। यहाँ आता है आपका झाबुआ। कौन सा आता है? झाबुआ। फिर ऊपर जाओगे तो ये मिलता है आपका नीमच। यहाँ क्या कौन सा आ गया? नीमच आ गया। यहाँ कौन सा आता है? नीमच के बाद मंदसौर। मंदसौर के नीचे रतलाम, जहाँ रतलामी सेब जहाँ की फेमस है, रतलाम। इधर आएंगे तो आएगा आगर मालवा, आगर मालवा। बगल में जाएंगे इधर मिलेगा आपका राजगढ़। कौन सा मिलेगा? राजगढ़। 26 पे जाएंगे, यहाँ भोपाल मिलता है। भोपाल के आप ऊपर में जाएंगे, फिर यहाँ से आपको मालूम है विदिशा, सागर, दमोह। विदिशा, सागर, दमोह एकदम लाइन से लगे हुए हैं। फिर आप इधर जाएंगे तो ये रायसेन मिलेगा। रायसेन के आप यहाँ पास भोपाल के नीचे जाएंगे, यहाँ मिलेगा बेटा सीहोर। कौन सा मिलेगा? सीहोर। और यहाँ पास मिलेगा 28 नंबर पे शाजापुर। डेली काम करना है अपन को, ठीक है। इधर आपको मालूम है यहाँ से आपका मिलता है कौन सा? उज्जैन, इंदौर और देवास। उज्जैन, इंदौर और देवास, ये आपके कंप्लीट हो गए। टोटल कितने जिले हुए अभी? अभी आपके पास हुए टोटल 52 जिले। कितने जिले हो गए आपके? टोटल 52 जिले हो गए। अब हमें क्या करना है? 3 जिले और देखना है। 3 जिले कौन कौन से हैं आपको बता चुका हूं। एक जिला आपका यहां से कटता है, एक जिला यहां से कटता है जिसका नाम है मऊगंज। एक यहां से कटता है जिसका नाम है बेटा मैहर, शारदा माँ का मंदिर। और फिर एक आपका छिंदवाड़ा से कटता है जिसका नाम है पांढुर्णा। क्या नाम है बेटा? पांढुर्णा। ये हमारा पूरा मैपिंग हो गया। 52 + 3 कितने हो गए? 55 जिले हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। 52 3 कितने? 55 जिले कंप्लीट हो गए। डेली यही मैप पे काम करना है। 10 दिन लगातार अपन काम करेंगे, फिर आगे हम जो कंटिन्यू रहेगा उसको पढ़ेंगे। चलिए, अब हम यहाँ तक कर चुके। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कल भी मैंने क्लास कराया था आपको। देखना है कर्क रेखा से गुजरने वाले जिले। कल ट्रिक बताया था, आज उस पर थोड़ा सा और बात करते हैं। कर्क रेखा से गुजरने वाले जिले कौन कौन से जिले हैं? तो मैंने आपको एक ट्रिक बहुत अच्छी बताया था, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। लिख लेते हैं। हमारी ट्रिक क्या है? हम ट्रिक आपको कल बताए थे। रात उजागर, रात उजागर राजसी भरी, रात उजागर राजसी भरी, विदिशेन सादम, विदिशेन सादम, जब कटा, जब कटा, यहां लिख लो उमरिया शहडोल। जब कटा हमारा उमरिया शहडोल,
बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन एकदम ट्रिक आपके माइंड में आना चाहिए। रात उजागर राज सी भरी, मतलब एक रात उजाली रात है जो कि राज से भरी हुई है। रात उजागर राज सी भरी, विधिसेन, विधिसेन कोई राजा होंगे, विधिसेन सा दम, विधिसेन सा दम रखते थे, तब जाके कटा, जब कटा उमरिया शहडोल। याद रहेगा। चल देख लेते हैं इस ट्रिक में कौन सा नाम आता है। रात से आपको याद होगा रतलाम, रतलाम, और सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में भी है, ठीक है। उजागर मतलब उज्जैन, गर मतलब आगर मालवा। टोटल हमारे पास कितने जिले हैं, 14 जिले हैं, ठीक है। राज मतलब राजगढ़, सी मतलब कौन सा, सीहोर, भरी मतलब भोपाल, विधि मतलब विदिशा, सेन मतलब रायसेन, सा मतलब सागर, ठीक है। दम मतलब दमोह, जब मतलब जबलपुर, कटा मतलब कटनी, और फिर क्या है, उमरिया शहडोल। तो उमरिया से उमरिया हो गया और शहडोल से शहडोल हो गया। एकदम सीक्वेंस में बेटा, मतलब इस डायरेक्शन कौन सी है, पश्चिम से पूर्व। कौन सी डायरेक्शन है, पश्चिम से पूर्व। आजकल डायरेक्शन पूछने लगा, आजकल लेवल बढ़ चुका है, ठीक है। अब आपसे जिले नहीं पूछेगा, बोल देगा पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा से गुजरने वाले जिलों का क्रम है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, और यहाँ पास 2 और हो गए, 13 हो गया और 14 हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, मैंने कल इसको बताया था, आज एकदम सही से बता दिया हूँ, एक बार और है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो रात भरी, रात उजागर राज से भरी, विधि सेन सा दम, जब कटा उमरिया शहडोल। बहुत ही सरल ट्रिक है, बहुत ही अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जा रही है, हर चीज को अपन ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर चीज ट्रिक से याद हो जानी चाहिए, कोई भी चीज आपको दिक्कत नहीं हो, पूरा माइंड मैप चलेगा। इस बार हम बिना मैप के कोई भी चीज नहीं पढ़ेंगे, पूरा मैप से पढ़ेंगे। चलिए, बाकी आपको ये थोड़ा सा चलिए इसको देख लिए, यहाँ तक आपका हो गया है। अब इसके आगे हम और बात कर लेते हैं, हमारे कुछ केंद्र बिंदु दिया हुआ है, केंद्र बिंदु के बारे में देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश आपको मालूम है भारत के बीचों बीच है। तो कुछ सेंट्रल पॉइंट होते हैं, जैसे भारत का, अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ है, भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु कहाँ पास है, उसको देखना है, और क्या देखना है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु देखना है। तो 3 चीजें देख लेते हैं। पॉइंट रहेगा आपका केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। तो भारत का जो केंद्र बिंदु है, अखंड भारत, मतलब जब भारत बटा हुआ नहीं था, अखंड था, मतलब कुछ भी नहीं टूटा हुआ था, तब हमारा जो अखंड भारत का केंद्र बिंदु मानते थे, तो बरसाली गांव है बैतूल में, कहाँ है, बरसाली गांव बैतूल में, उसको मानते थे। फिर बात आगे बढ़ी, फिर आपने भारत का जो अभी भारत है उसका भौगोलिक मध्य बिंदु माना जाता, मतलब ज्योग्राफिकल जो सेंट्रल पॉइंट है भारत का, उसको माना जाता है, एक गांव है, आपको याद रखना है उसको, करौंदी कटनी में है। कहाँ पास, तहसील करौंदी लगती है, जिला आपका कटनी है, थोड़ा सा इसको आपको याद रखना है। कहाँ पास, करौंदी कटनी। गांव का नाम भी आपको बताऊंगा, मनोहर गांव है, मनोहर ग्राम, करौंदी तहसील और कटनी जिला, ठीक है। फिर पृथ्वी का केंद्र बिंदु आपका उज्जैन में मंगलनाथ एक मंदिर पड़ता है, वहां पास पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। ये 3 पॉइंट याद रखना है। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली बैतूल में, और भौगोलिक भारत का मध्य बिंदु कहाँ पास है, तो याद रखना आपको, मनोहर गांव, करौंदी तहसील, कटनी जिला, ठीक है। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है, तो आपको याद रखना मंगलनाथ मंदिर उज्जैन पे। तो 3 पॉइंट लिख लेते हैं, तीनों पॉइंट को अच्छे से आपको ध्यान रखना। एक है अखंड भारत का केंद्र बिंदु, अखंड, जब भारत बटा ही नहीं था, ठीक है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु, एक ये पॉइंट लिखना है। दूसरा लिखना है भौगोलिक भारत, भौगोलिक या भारत के भौगोलिक, भौगोलिक या भौगोलिक भारत का मध्य बिंदु लिख लीजिए, ज्योग्राफिकल इंडिया, भौगोलिक भारत का
मध्य बिंदु। 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरा पॉइंट बोलता है पृथ्वी का केंद्र बिंदु। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एक दो बार बन चुका है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने आपको तीनों बताया। अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है, ध्यान रखना, ये कहाँ है? बरसाली बैतूल में। कहाँ है? तो आपको याद रखना है बरसाली कहाँ पड़ता है, तो बैतूल में पड़ता है। ठीक है। भौगोलिक भारत का मध्य बिंदु हम आपको बताए मनोहर ग्राम, मनोहर ग्राम करौंदी, मनोहर ग्राम करौंदी कटनी में पड़ता है, इसको भी याद रखना है। तीसरा हमारा है पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ, मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर कहाँ है बेटा? उज्जैन पे। इन 3 पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसके डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कहाँ कौन सा है। एक आपको ये वाला दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली। भारत का केंद्र बिंदु 2.880 किलोमीटर उसके आसपास के एरिया का है। इस टाइप का कुछ लोकेशन दिखता है। देखिए सेंट्रल पॉइंट कौन सा है? सेंट्रल पॉइंट, इंडिया का सेंट्रल पॉइंट, भारत का, अखंड भारत का सेंट्रल पॉइंट ये कहाँ है? बरसाली, एक बैतूल गांव है, बैतूल में एक है। ठीक है। तो क्या हो गया? अखंड भारत का केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। ठीक है, याद रखना कहाँ पड़ता है, तो बरसाली बैतूल में। कहाँ पड़ता है बेटा? बरसाली बैतूल में। और अगर देखें तो एक ये आपको दिख रहा होगा, इसमें अभी तो पूरा डायग्राम ऊपर से नहीं है, इसमें ऐसे चारों तरफ शेर बैठे हुए हैं। ठीक है, इस तरह बैठे हुए हैं। ये अशोक स्तंभ का लगा हुआ है यहाँ पास है, तो यहाँ पास तो इतना तो साफ नहीं दिख रहा है। ये आपका क्या है? ये आपका कौन सा है? करौंदी, मनोहर ग्राम करौंदी है भौगोलिक भारत का केंद्र बिंदु, भौगोलिक भारत का मध्य बिंदु। कौन सा ग्राम पे है? तो आपको याद रखना है मनोहर ग्राम। राम मनोहर लोहिया जो थे उनके नाम पर इस गांव का नाम भी पड़ा, इसको भी याद रखना है। मनोहर ग्राम करौंदी कटनी, करौंदी कटनी। ठीक है, इसको याद रखना। ये नाम कहाँ से पड़ा? मनोहर ग्राम जो है राम मनोहर लोहिया के नाम पर है। अभी आगे पढ़ेंगे राम मनोहर लोहिया के बारे में। राम मनोहर लोहिया के बारे में इस गांव का नाम मनोहर ग्राम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो कटनी में जगह है, इसको याद रखना। बाकी उज्जैन में जाओगे तो एक मंगलनाथ मंदिर है, उस मंगलनाथ मंदिर में पृथ्वी का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब आगे हम बढ़ते हैं। अभी हमने ये पूरा देखा, भौगोलिक स्थिति के बारे में देखा, भारत का भौगोलिक स्थिति क्या है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, सब चीजें हमने भौगोलिक के बारे में देख लिया। जलवायु कैसी है, मैंने आपको जलवायु के बारे में सब बता दिया। आज हम देखते हैं अपने मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक स्थिति देखते हैं, जैसे शासन वगैरह जो चलता है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रशासनिक स्थिति में क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश में टोटल कितने संभाग हैं, तो टोटल आपके पास 10 संभाग हैं। अभी ट्रिक से आपको पूरा याद करा दूंगा। जिले कितने हैं, तो आपको जिले याद रखना है कितने हैं टोटल, 55 जिले हैं। 52 प्लस 3, 52 पहले के 3 नए बने हुए, 55 जिले हैं। आपसे पूछे विकास खंड कितने हैं, तो विकास खंड आपके 313 मतलब 313 है। कितने हैं? 313 है। ठीक है, आपको विकास खंड कितनी बताना है, आपको 313 बताना है। तहसील कितनी है? 436 है। कितनी है? 436 है। नगर निगम कितने हैं? 16 प्लस 1 17 है। अभी भिंड है 2023, अक्टूबर 2023 में बना हुआ है भिंड, तो टोटल कितने हो गए? 17 हमारी नगर निगम। ठीक है, फिर इसी तरह हम आगे बात करते हैं नगर पालिका कितने हैं, तो नगर पालिका हमारे पास टोटल है 98। कितने हैं? 98। फिर इसी तरह हम और बात करते हैं, फिर हमारे पास ग्राम पंचायत कितनी है, तो उसकी बात करते हैं 23,01 है। ठीक है, इसी तरह फिर हम आपको ग्राम पंचायत बताएंगे और फिर पूरे ग्राम बताएंगे। तो ये आपको पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपके हो गए प्रशासनिक स्थिति के बारे में, थोड़ा सा इसके बारे में हम लिख लेते हैं। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रशासनिक स्थिति, प्रशासनिक बताएंगे, फिर राजनीतिक बताएंगे, मैंने सब आपको बताया है। प्रशासनिक स्थिति, तो प्रशासनिक स्थिति में हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। पहला पॉइंट,
संभाग। अभी आपको ट्रिक से पूरा याद करा देता हूं। संभाग, कितने संभाग हैं, संभाग के बाद कितने जिले हैं, जिले के बाद अपने पास कितने विकास खंड हैं, विकास खंड के बाद हमारे पास कितने तहसीलें हैं, फिर हमारे पास नगर निगम, कितने हमारे पास नगर निगम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, नगर निगम। इसके बाद हमें देखना है अगला नगर पालिका कितने हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट बेटा है उसी को मैं लिखा रहा हूँ, कोई कचड़ी चीजें नहीं लिखा दे रहा हूँ कि जबरदस्ती आपको याद करना पड़े। जो मेन मेन चीजें उसको अपन लिखेंगे। ठीक है, नगर पालिका कितने हैं इसको देखना है। ग्राम पंचायत कितनी है, ग्राम पंचायत और ग्राम में अंतर होता है बेटा। एक पंचायत में 2-3 भी गांव हो जाते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत और टोटल हम लिखेंगे ग्राम। टोटल हम क्या देखेंगे, ग्राम पंचायत कितनी है, हमारे पास टोटल कितने ग्राम है। इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने हमारे पास गांव है उसको लिखेंगे, ग्राम पंचायत कितने हैं उसको थोड़ा सा हम लिखेंगे। चलिए, तो संभाग की बात करते हैं तो हमारे पास कितने टोटल संभाग हैं, तो आप बोलोगे 10। जिले कितने हैं, 55। विकास खंड कितने हैं, 313। तहसील कितनी है, 436। नगर निगम कितनी है, तो 16 + 1। एक जो है इसको अक्टूबर में बना है, भिंड है। कौन सा है, भिंड है। जो अलग से एक लिखा हुआ है भिंड है, कब बना है, अक्टूबर 2023 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। नगर पालिका हमारे पास कितनी है, तो 98 है। ठीक है, ग्राम कितने हैं तो याद रखना है 2301। कितने, 2301। ये कितने हैं, 54,903। ये आपका कंप्लीट होता है आपके प्रशासनिक स्थिति। आपके कितने संभाग हैं, कितने जिले हैं, कितनी तहसील हैं, कितने विकास खंड हैं, कितनी नगर निगम है, कितनी नगर पालिका है, कितने ग्राम पंचायत हैं, कितने आपके ग्राम हैं। ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो, ग्राम और ग्राम पंचायत में अंतर होता है। मैंने बताया ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम आते हैं। एक पंचायत में 2-2 गांव भी रहते हैं। जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कितनी जनसंख्या है, उसके अनुसार हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए, पूरे हो गए आपके, इतनी चीजें हो गई। हम संभाग बस को भी देखने वाले हैं कि कौन कौन सा संभाग है, ट्रिक से ही बता दूंगा। उसके बाद जो जिले हैं, तो जिले को मैं संभाग के अंतर्गत एकदम ट्रिक से बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो हम संभाग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के संभाग, मध्य प्रदेश के संभाग। ठीक है, टोटल कितने हैं बेटा, 10। ट्रिक याद करना है, अपनी धांसू ट्रिक रहेगी। लिखना है, ट्रिक हमारी क्या है, चांसेस, चांसेस, चांसेस लिख लीजिए, चांसेस इन, चांसेस इन भोज गौरी। बहुत बेहतरीन ट्रिक। बताओ, क्या इसमें कुछ रटना पड़ा आपको, गौरी गौरी जो भी लिख लो, चांसेस इन भोज गौरी। क्या लिखे आपने, चांसेस इन भोज गौरी, चांसेस इन भोज गौरी। देखिए, ध्यान समझिएगा ट्रिक, ये संभाग याद करने की ट्रिक है। एक चा, एक सा, एक सा। ठीक है, एक ई, एक ना, एक भो, एक जा, फिर एक गा, एक ऊ और एक री। कितने हो गए, 3 2 5, 5 5 10 हो गए। लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा कैसे लिखना है। चा मतलब होता है चंबल। एक संभाग आपका आ गया बेटा, संबल, चंबल संभाग। इसमें कितने जिले होते हैं, सब चीजें मैं आपको एकदम ट्रिक के द्वारा बताऊंगा, उसमें आपको टेंशन नहीं लेना, बस अभी संभाग पे ध्यान दो। शा मतलब एक होता है शहडोल संभाग। कौन सा संभाग, शहडोल संभाग। ठीक है, सा मतलब एक क्या हो गया आपका, शहडोल संभाग हो गया। और सा मतलब एक हो गया आपका सागर संभाग। कौन सा, सागर संभाग। ई मतलब हो गया इंदौर संभाग। ना मतलब हो गया नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, भो मतलब हो गया भोपाल संभाग। जा मतलब हो गया जबलपुर संभाग। जिले टेंशन मत लो, मैं जिले भी इसको याद करा दूंगा, हमारे पास बहुत सारी ट्रिक है। गा मतलब ग्वालियर संभाग। उ मतलब उज्जैन संभाग। और री मतलब रीवा संभाग। चांसेस इन भोज गौरी, क्या याद करना है, चांसेस इन भोज गौरी। चा मतलब चंबल, सा मतलब शहडोल, सा मतलब सागर, ई मतलब इंदौर, ना मतलब नर्मदापुरम, भो मतलब भोपाल, जा मतलब जबलपुर, गा मतलब ग्वालियर, उ मतलब उज्जैन, री मतलब रीवा।
चांसेस इन भोज गौरी, ये आपके संभाग हो गए। 10 संभाग बहुत ही सेकंडों में याद हो गए, एक भी समय नहीं लगा, सेकंडों में आपने याद कर लिया, सेकंडों में आपको ये चीजें याद हो गई। ठीक है, जिले में बताया, आप मेरे अनुसार चलिए, हमारे क्रम में चलिए, आपको जिले भी मैं एक एक जिले एकदम रटवा दूंगा। एक दिन का मतलब 1 घंटे भी नहीं लगेंगे रटने में, रटना ही नहीं है। जहां आपको बताऊंगा भीमसेन, 20 में लिख दूंगा, 20 में चंबल के तीनों संभाग, तीनों जिले आते हैं 20 में। एक मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूं, अभी लिखाऊंगा नहीं। जैसे मैंने लिख दिया, एक हमारी ट्रिक है 20 में, क्या लिख दिया 20 में, बी मतलब भिंड, सा मतलब श्योपुर, और मां मतलब आपका मुरैना। तो आपके पूरे जिले हो गए। चंबल में 3 जिले होते हैं, 20 में से तीनों याद हो गए। सब ऐसे ही याद कराऊंगा, टेंशन आप मत लो, सब चीजें अच्छे से याद कराऊंगा, बस हमारे क्रम में चलना है। ये चीजें हो गई। अब हम थोड़ा सा अपने मध्य प्रदेश के न्यायिक स्थिति के बारे में देखते हैं। हमने प्रशासनिक देख लिया, अब न्यायिक स्थिति के बारे में देखते हैं, मतलब जुडिशियली के बारे में देखते हैं, जुडिशियल स्टेटस हमारा क्या है। तो बात होती है कि हमारा देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947। अब अपना तो उस तरह मध्य प्रदेश बना नहीं था, मैंने आपको बताया, वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी के आसपास चल रहा था। ठीक है, फिर बात आती है आपका जो मध्य प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 की बात आती है, जो अली आयोग, फजल अली आयोग के सिफारिश पर अपने जिलों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1 नवंबर 1956। तो 1 नवंबर 1956 को तो हमारा हाई कोर्ट बना, जो कि कहाँ बनाया गया, जबलपुर में। कहाँ बनाया गया बेटा, जबलपुर में। लेकिन इससे पहले भाई, इससे पहले तो कहीं ना कोई हाई कोर्ट लग रहा था। तो उस समय हमारा 1 नवंबर 1956 से पहले हमारा जो हाई कोर्ट लग रहा था वो नागपुर लग रहा था। कौन सा लग रहा था, नागपुर। अब अपने जबलपुर हाई कोर्ट को जो आर्किटेक्ट थे या जिन्होंने बनाया, वास्तुकार थे, उनका नाम था क्या, उनका याद रखना आपको, हेनरी इरविन। क्या नाम था उनका, नाम हेनरी इरविन था। अब जो अपना हाई कोर्ट बना, तो हाई कोर्ट में बनाने के लिए एक राजा ने सहयोग दिया था, जिनका नाम था गोकुलदास। क्या नाम था, राजा गोकुलदास। राजा गोकुलदास के माध्यम से अपना जबलपुर का हाई कोर्ट बनाया गया। फिर उसके 2 खंडपीठ, मतलब जैसे जबलपुर हाई कोर्ट होता है, उसके छोटे छोटे 2 पीठ बनाए गए। एक बनाया गया इंदौर में, दूसरा बनाया गया ग्वालियर में। एक अब बने 1968 में, 2 हमारे खंडपीठ बनाए गए, इंदौर और ग्वालियर में। अभी क्या है कि तीसरा हमारा खंडपीठ अभी प्रस्तावित है, बना नहीं है, जो कि भोपाल को बनाने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। तो क्या क्या मैंने बताया आपके, सबसे पहले हमारा जो हाई कोर्ट लग रहा था, नागपुर लगता था। कब से पहले, 1 नवंबर 1956 से पहले। 1 नवंबर 1956 को जब हमारा 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, तो हमारा एक मध्य प्रदेश बना, और उसका हाई कोर्ट अलग से बनाया गया जबलपुर में। कहाँ बनाया गया, जबलपुर में। उसके आर्किटेक्ट कौन थे, तो उसके आर्किटेक्ट जो थे, वास्तुकार थे, तो याद रखना कौन थे, हेनरी इरविन थे। कौन थे, हेनरी इरविन थे। फिर जबलपुर में बनाया गया 2, उसके साथ खंडपीठ बनाए गए 1968, 1968 में 2 खंडपीठ बने। एक का नाम पड़ा आपका, एक इंदौर में है, दूसरा कहाँ है बेटा, ग्वालियर में है। आपका जो हाई कोर्ट है उसको किसने बनाया, किस राजा ने सहयोग किया था, तो राजा गोकुलदास ने सहयोग किया था। भोपाल एक तीसरा खंडपीठ बनाने के लिए प्रस्तावित है। इतनी चीजें अपन लिख लेते हैं। तो हमारा जो मध्य प्रदेश का न्यायिक स्थिति है, तो लिखते हैं मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति। मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति, ये चीजें बताओ आपके लिए, हर चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको निकाल के लाई जाती है, सिखाया जाता है, ट्रिक बनाई जाती है। तो थोड़ा सा आप भी सहयोग बनाइए, क्लासेस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रेगुलर क्लासेस लीजिए। 1 या 2 क्लासेस में आपका एमपी कंप्लीट नहीं होने वाला। एमपीएसबी का साफ साफ नोटिफिकेशन है, अगर एमपी में आप 40% नहीं ला रहे हैं, तो आप कोई से भी एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाए। इसी को ध्यान पे रखते हैं, हम बहुत डीप में इसको पढ़ रहे हैं, पूरा मैप के द्वारा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इन संभाग जो मैंने आपको बताया, संभाग कहाँ कहाँ है मैप में, उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, ट्रिक आप जरूर याद रख लीजिएगा। देखिए, मैंने आपको बताया आपका एक कौन सा, चांसेस, चा मतलब चंबल। इधर जो ये वाले जिले हैं तीनों, एक इसमें आ गए चंबल संभाग, चंबल। चांसेस, सा से एक मैंने बताया आपका कौन सा आता है बेटा, शहडोल आता है। ये आपका एक शहडोल संभाग हो गया। मैप में आप देख लीजिए, इसीलिए तो मैप आपको रटा रहा हूं, आपको पता चले। तो शहडोल संभाग बोल दिए तो कहां पास है, शहडोल संभाग। फिर एक शाह आता है जिसका नाम होता है, जहां पास हमने आपको बताया सागर संभाग। तो ये आपका यहाँ पास आ रहा है सागर संभाग।
चांसेस इन मतलब ई मतलब इंदौर, तो आपको बताया था उज्जैन इंदौर, एक संभाग यहाँ पास आता है इंदौर संभाग, और एक मैंने आपको बताया नर्मदापुरम, इन ना मतलब नर्मदापुरम, ये आ गया यहाँ पास नर्मदापुरम संभाग। मैप पढ़ने का यही फायदा होता है बेटा, ठीक है। चांसेस इन, अब कौन सा बचा भोज, भो मतलब आपका यहाँ पास आ गया भोपाल, जा मतलब आपका यहाँ पास आ गया है जबलपुर, जबलपुर, जबलपुर संभाग, भोपाल संभाग, ये 26 नंबर पे आपका भोपाल संभाग है, ठीक है। भोज गौरी, ग मतलब ग्वालियर, तो आपका ये ग्वालियर संभाग आ गया, ग्वालियर संभाग। उज्जैन, गौरी उ मतलब उज्जैन, एक आता है आपका उज्जैन संभाग, गौरी री मतलब आपका कौन सा आ गया यहाँ पास रीवा संभाग, कौन सा आ गया बेटा रीवा संभाग। तो याद कर लेना, एक ए हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पांच हो गया, छ हो गया, सात हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया और 10 हो गया, ठीक है। ये 10 संभाग आपके मैप में भी आपको दिखा दिया, मैप में आपको इसको थोड़ा सा ध्यान पे रखना। चलिए अब आगे हम क्या बातें कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। न्यायिक स्थिति के बारे में हम बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश की न्यायिक स्थिति, ठीक है। तो न्यायिक स्थिति मैंने बताया मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, हाई कोर्ट आपको सब चीजें बता दिया, अब लिखाना हाई कोर्ट जबलपुर में 1 नवंबर 1956 को बनाया गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे 1 नवंबर 1956 से पहले हाई कोर्ट नागपुर लगता था, कौन सा लगता था बेटा नागपुर लगता था। भाई अपना देश तो आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, उसे उसके बाद जो हाई कोर्ट लगता था हमारा नागपुर लगता था, क्योंकि अपना जो मध्य प्रदेश बना है ना, पार्ट ए पार्ट बी और पार्ट सी से मिलाकर बनाया, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार को बनाया गया, मध्य प्रांत को मिलाया गया, बिंद प्रदेश को मिला के बनाया गया था, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जबलपुर हाई कोर्ट, जबलपुर हाई कोर्ट के वास्तुकार या आर्किटेक्ट जो थे, वास्तुकार, जबलपुर के हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन थे हेनरी इरविन, क्या नाम था दूसरे कलर से लिख लीजिए याद रहेगा, हेनरी इरविन, हेनरी इरविन, ठीक है। कौन थे हेनरी इरविन थे। और मैंने क्या बताया इसके बाद आपको और बहुत सारे पॉइंट बताया, मैंने एक पॉइंट आपको बताया कि जबलपुर हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के 2 खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर, इंदौर व ग्वालियर में स्थित है। कहाँ स्थित है इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। अगला पॉइंट 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर में स्थित है। दूसरा अगला पॉइंट लिख लीजिए, जबलपुर हाई कोर्ट का निर्माण, हाई कोर्ट के निर्माण में एक राजा ने सहयोग प्रदान किया जिसका नाम था राजा गोकुलदास, राजा गोकुलदास, राजा गोकुलदास द्वारा सहयोग किया गया था, सहयोग किया गया था, सहयोग किया गया था। लास्ट पॉइंट, जबलपुर
हाई कोर्ट का, जबलपुर हाई कोर्ट का तीसरा खंडपीठ, भाई दो तो बन गए हैं, तीसरा खंडपीठ प्रस्तावित है, खंडपीठ भोपाल में प्रस्तावित है, भोपाल में प्रस्तावित है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपकी न्यायिक स्थिति के बारे में हो गया कि कब स्थापना हुई जबलपुर हाई कोर्ट की, उससे पहले कौन सा हाई कोर्ट लगता था, इसके वस्तुकार कौन थे, खंडपीठ कौन कौन है और कौन सा खंडपीठ प्रस्तावित है। इतनी चीजें आपको जरूर थोड़ा सा ध्यान पे रखनी है, ठीक है। ये आप हो गया आपका प्रशासनिक स्थिति या न्यायिक स्थिति। अब हम बात करते हैं अपनी राजनीतिक स्थिति के बारे में, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स स्टेटस पॉलिटिशियन का जो होता है या नेताओं का जो स्टेटस है वो कैसा है अपने मध्य प्रदेश में। तो अपने मध्य प्रदेश का स्ट्रक्चर दो टाइप में दिखेगा। एक तो आपको मालूम है कि 1 नवंबर 2000 से पहले अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक थे, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमारे दो टाइप के दिखेंगे, एक दिखेंगे अविभाजित मध्य प्रदेश का और दूसरा विभाजित मध्य प्रदेश का। तो अगर विधान देखो, विधान परिषद अपने मध्य प्रदेश में है नहीं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है विधानसभा। क्या है, विधानसभा। विधानसभा में अब अविभाजित मध्य प्रदेश मतलब जब मध्य प्रदेश बंटा नहीं था तब हमारे पास जो विधानसभा की सीटें थी 320 थी। कितने थी, 320। वर्तमान सभा में कितनी सीटें हो गई हैं, 230 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं, 230 हो गई हैं। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की पहले सीटें हमारे पास कितनी थी, 40 थी। कितनी थी, 40। प्रेजेंट समय पर कितनी है, 29 सीटें हैं। कितनी है, 29 सीटें हैं। इसी तरह हम अब बात करते हैं हमारे पास राज्यसभा। राज्यसभा की पहले सीटें थी 16, अभी वर्तमान समय में कितनी सीटें हो गई, 11 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 11 सीटें हैं। और फिर इसके बाद हम अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के बारे में देखें या क्षेत्रफल क्या है हमारे मध्य प्रदेश का, हमारे मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 3,08,252 माना जाता है। कितना माना जाता है बेटा, 3,08,252। जिसमें सबसे बड़ा क्षेत्र किस जिले का है, शिवपुरी का है। किस जिले का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, शिवपुरी जिले को आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। ये सब सारी चीजें हम पढ़ते हैं तो पहले हम प्रशासनिक राजनीतिक स्थिति देख लेते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स स्टेटस अपने मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजनीतिक स्थिति मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, चाहे की लिख दीजिए, 1 मिनट। मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, भाई विधान परिषद है नहीं तो विधान परिषद के बारे में हमें चर्चा ही नहीं करना है। हमारे पास क्या है, विधानसभा, हमारे पास क्या है, लोकसभा, और हमारे पास क्या है, राज्यसभा, ठीक है। अब इनको दो दो पार्ट्स में देख लेते हैं। चलिए दो दो पार्ट्स में देखते हैं। पहला पार्ट होता है जब अपना मध्य प्रदेश बंटा नहीं था, अविभाजित, अविभाजित मध्य प्रदेश, और यहाँ पास वर्तमान मध्य प्रदेश। इसी तरह यहां भी लिखेंगे अविभाजित मध्य प्रदेश, और इधर क्या लिखेंगे, विभाजित मध्य प्रदेश। या विभाजित ना लिखिए, वर्तमान लिखिए, ज्यादा अच्छा लगता है, वर्तमान मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ आते हैं तो यहाँ भी वही है, अविभाजित मध्य प्रदेश, और इधर लिखते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश। कौन सा मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए सीटों की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखिएगा, कोई ज्यादा रटने की बात नहीं है। पहले हमारे पास थी अविभाजित मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी थी, 320। कितनी थी, 320। अब वो 3 और 2 को आगे पीछे कर दिया, तब कितनी हो गई, 230। भाई 320 याद करो, 2 को पहले कर दो, 3 को बाद कर दो तो 230 हो जाएगी। लोकसभा की सीट देखें तो पहले थी 40, वर्तमान में कितनी हो गई, 11 घट के 29। कितनी हो गई, 29। इसी प्रकार यहाँ देखें
पहले थी यहाँ पास 16, वर्तमान में 5 घट के 11। ठीक है, वर्तमान में घट के कितनी हो गई? 11। इस वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो एसटी की सीटें हैं, एसटी की सीटें और एससी की सीटें आपको ध्यान रखनी है। एससी, तो एसटी की सीटें याद रखिएगा 47 है और एससी की सीटें हैं 35। इसी प्रकार अगर लोकसभा में देखें तो 6 सीटें हैं एसटी की। एसटी की सीटें कितनी है? 6 हैं। और एससी की सीटें कितनी है आपके? 4 है। तो इतना आपका ये स्ट्रक्चर हो गया राजनीतिक स्थिति की, राजनीतिक व्यवस्था की। हमारे मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, कैसा है, आपको यहाँ पास मैंने पूरा लिखवा दिया। इतनी चीजें आपको ध्यान पे रखनी है। चलिए, इतनी चीजें हो गई। तो ये आपको क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति क्या है, विधानसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की कितनी है, राज्यसभा की कितनी है, इतनी चीजें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब एक पॉइंट और आता है। अब आप इस समय खुद सुन रहे होंगे अपने देश में चल रहा आत्मनिर्भर बनो। क्या बनो? आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। तो आत्मनिर्भर जो भारत, जो इस सरकार द्वारा ये आत्मनिर्भर भारत का जो ये नया कॉन्सेप्ट आया, तो उसमें से सबसे पहले रोड मैप जो उसने तैयार किया वो अपना मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर के बारे में रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य। ये करंट की जानकारी हो गई। आत्मनिर्भर भारत के बारे में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बारे में, या आत्मनिर्भर बनने का रोड मैप बना नहीं है। रोड मैप का मतलब होता है कि रूल, जैसे आपको ये है कि आपका रूल होता है कि पहले पहली क्लास पढ़ोगे, फिर दूसरी पढ़ोगे, फिर तीसरी पढ़ोगे, ऐसे। इसी तरह रोड मैप मतलब आपको आत्मनिर्भर तक पहुंचना है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना है, तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे, तो वही रोड मैप कहलाता है। तो सबसे पहले रोड मैप किसने बनाया? मध्य प्रदेश ने बनाया। तो एक नोट पॉइंट लिख लेते हैं, ये करंट की जानकारी है, थोड़ा सा याद रखिएगा। करंट की जानकारी लिख लेते हैं। आत्मनिर्भर के बारे में, आत्मनिर्भर के बारे में रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बना। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बना। मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश कैसा बना? प्रथम राज्य बना। इसको एकदम इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर याद रखिएगा। चलिए, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर के बारे में रोड मैप जारी करने वाला मध्य प्रदेश प्रथम राज्य बना। इस पॉइंट को जरूर थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए, थोड़ा सा हम अन्य जानकारी के बारे में देखें तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना माना जाता है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। 3,08,252 3,08,252 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। अगर मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो शिवपुरी याद रखना। कौन सा? शिवपुरी याद करना है। और सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे छोटा जिला आपको याद रखना है निवाड़ी। कौन सा? निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। और पूरे भारत में देखें तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद दूसरा स्थान रखता है। किसके बाद? राजस्थान के बाद दूसरा स्थान। जब तक 1 नवंबर 2000 तक छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो अपना मध्य प्रदेश प्रथम नंबर पे था। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में 5वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? 5वां स्थान रखता है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा में एक किरार घाटी आती है, एक क्षेत्र आता है किरार घाटी। विवादित क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का कहना है हमारे में है, छत्तीसगढ़ का कहना है हमारे में। तो अगर उस किरार घाटी को अगर जो विवादित है उसको हटा देते हैं तो हम लगभग अपने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मानते हैं कितना? 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। 252 नहीं मानते, कितना मानते हैं? 245 वर्ग किलोमीटर मानते हैं। ये अन्य जानकारी थोड़ा सा लिख लेते हैं। अन्य तथ्य अन्य तथ्य में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट यहां लिखेंगे, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है।
ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? शिवपुरी है। कौन सा बेटा? अभी आपको मैप जब पढ़ाता था तो मैंने बार बार बोलता था शिवपुरी सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। ये 2 पॉइंट हो गए। और एक पॉइंट लिखेंगे, तीसरा पॉइंट, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। कौन सा बेटा? निमाड़ी है, या निवाड़ी, जो भी लिखते हैं, निवाड़ी है। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में राजस्थान के बाद दूसरा स्थान, राजस्थान के बाद दूसरा स्थान। ठीक है, भोपाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भोपाल में, मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, और मैंने आपको क्या बताया? क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने लिख लिया। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में 5वां स्थान। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। अगला लिखेंगे, 1 नवंबर सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान पर था। कौन से स्थान पर था बेटा? प्रथम स्थान पर था। एक पॉइंट और लिख लेते हैं, कहीं पास लिख लेते हैं, छोटा सा एक पॉइंट यहाँ कहीं लिख लें, यहीं लिख लेते हैं, यहाँ पास। 7 हो गया। लास्ट पॉइंट, किरार घाटी विवाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है। इसलिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कहीं कहीं कितना माना जाता है? अब एक किरार घाटी वाला जो विवादित स्थान है, इसके कारण माना जाता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। 43 नहीं, 45 वर्ग किलोमीटर। ये आपके पूरे इंपॉर्टेंट जानकारी रही, इतना आपको याद रखना। अब बताओ, इतनी चीजें आपको सब मिल जा रही हैं, तो अच्छे से बस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट मैंने लिखा, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। दूसरा मैंने बताया, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? शिवपुरी है। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत में 5वें स्थान पर है।
1 नवंबर सन 2000 से पहले मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान था। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ जब अलग होता है तो फिर हमारा ये दूसरे स्थान पर आता है। एक पॉइंट है, किरार घाटी विवाद वाला जो स्थान है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, जिसके कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर माना जाता है। ये इतनी चीजें आपको जरूर इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सब सारी चीजें हो गई हैं। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं अपने जो अपने जनसंख्या है, जनसंख्या के बारे में देख लेते हैं। अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है क्या? लगभग टाइम हो गया, आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपके लिए पूरी चीजें बहुत ही, हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज हम अलग तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैप में अगर देखें, थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। तो अगर मैप की बात करते हैं बेटा, अगर हम मैप की बात करें, चलिए, तो मैप की अगर बात करें तो मैप में क्या क्या देखे हैं, मैप के माध्यम से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये लास्ट आज रहेगा, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है कितना है, तो आपने बताया 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, इसलिए किलोमीटर वर्ग किलोमीटर लिखते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जिला, सबसे सबसे बड़ा जिला, ठीक है। सबसे बड़ा जिला, सबसे छोटा जिला, दोनों अड़ोसी पड़ोसी। सबसे छोटा जिला यहाँ पास है निवाड़ी, निवाड़ी, ठीक है। और मैंने क्या बताया, इतनी चीजें आपको बताया, 3,08,200 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला ये है, सबसे छोटा जिला ये है। और कौन सा पॉइंट लिखे थे बेटा, और कौन सा पॉइंट लिखे थे, देख लेते हैं। इसके बाद हमने और कौन सा पॉइंट लिखा है, सबसे छोटा जिला हो गया, सबसे बड़ा जिला होगा। किरार घाटी परियोजना आपको बताया मध्य प्रदेश और उसके बॉर्डर पर है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतनी चीजें आपकी हो गई, तो आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कोशिश करता हूं कि आपको हर चीजें समझ में आ जाए, अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए। एमपी के पोर्शन को जरूर ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।